अब मैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर रहें, क्योंकि पहला सत्र हम उनके ही साथ करने जा रहे हैं और सेशन को आगे बढ़ाएंगे इंडिया न्यूज यूपी के रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप सिंह जी। इस सत्र में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बबीता चौहान जी की तरफ से आगरा की जनता के लिए, आगरा के विकास के लिए, आगरा के डेवलपमेंट के लिए कितना और किस तरीके से काम अब तक किया गया और आगे उनकी क्या कुछ प्लानिंग है। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस आगरा है और यहाँ पर विदेश से लोग आते हैं। आगरा को कैसे हम और चमका सकते हैं, आगरा के विकास के लिए काम कर सकते हैं, इस सेशन में बात होगी। अजीत जी, ओवर टू यू। धन्यवाद पराग। इंडिया न्यूज मंच के आगरा के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राज्य महिला आयोग बबीता चौहान जी हैं। पहले तो आपका इंडिया न्यूज मंच पर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आपने हमारे लिए समय निकाला। मैम, शुरुआत चूँकि आगरा में है, ताज नगरी है, और देखिए इस समय उत्तर प्रदेश में अगर किसी बात की चर्चा होती है, अभी क्या पिछले 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तो महिलाओं की बात होती है और महिला सुरक्षा की बात होती है। इवन 2022 में जो सबसे ज़्यादा वोट पड़ा महिलाओं का, वो सुशासन पर, सुरक्षा पर और महिलाओं पर पड़ा। तो मैम, एक बार महिला सुरक्षा को लेकर, चूँकि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो जिम्मेदारी बड़ी है। तो जिम्मेदारी जब बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है और सवाल भी बड़े होते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अजीत जी। और मैं पहले आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ 18 जी क्या न्यूज़ इंडिया का। बिल्कुल आपने सही सवाल किया, क्योंकि हम देखते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, चाहे वो राज्य सरकार की बात करें, कि जो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है वो बहुत ही बहुत सीरियसली और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमारी सरकारें भी उन पर काम कर रही हैं। लेकिन चूंकि हम महिला आयोग है हमारा, और महिला आयोग का काम ही महिलाओं के लिए हर तरह से उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे उनको सशक्त बनाने की दृष्टि से है, चाहे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से है, चाहे उनको शिक्षित बनाने की दृष्टि से है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम महिलाओं को कैसे सशक्त कर सकते हैं, उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान कैसे ला सकते हैं। देखिए, अगर सुरक्षा की दृष्टि से मैं पिछले दिनों की बात करूँ, कुछ जो पिछले सालों की बात थी जब और दूसरी सरकारें थीं, तो आपने देखा होगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का एक माहौल ऐसा था कि जहां महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से महिलाएं ही नहीं, महिलाओं के घर वाले भी परेशान रहते थे। ना महिलाएं पढ़ पा रही थीं, ना महिलाएं कहीं नौकरी करने के लिए जा पा रही थीं, ना कहीं कुछ कर रही थी, कि इतना क्राइम था कि घर से बाहर निकलने पे ये नहीं सोच सकते थे कि भाई वहाँ से महिलाएं निकल के वापस आएंगी भी, घर वापस लौटेंगी या नहीं लौटेंगी, स्कूल जाती हुई बच्चियां वापस आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। तो इतनी असुरक्षित भावनाएं थी। सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू था 2017 के पहले, जो बात आप कह रही हैं। अभी महिलाएं रात को 12 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, सड़क पर एकदम निश्चिंत होकर जा रही हैं। उनके जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, बहनें हैं, भाई हैं, अब वो चिंता उनके माथे पर नहीं रहती जो पहले रहा करती। जी बिल्कुल, इसके लिए तो मैं सिस्टम का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और क्योंकि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हर मंच से ये बात कहते ही हैं, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। तो निश्चित रूप से कि उनके लिए या तो उनको सशक्त बनाने में हो या उनकी सुरक्षा में है, जितना इन्वॉल्व कोई भी सरकार या कोई भी संस्था या मैं कहूँ कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट पुरुषों के लिए है, निश्चित रूप से कहीं भी महिलाओं के लिए नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, जहाँ थानों की बात कर लें, प्रशासनिक क्षेत्र में बात कर लें, महिलाओं की आवाज़ सुनी नहीं जाती। बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें पुलिस FIR नहीं दर्ज करती। तो बतौर महिला आयोग की अध्यक्ष आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि उन बच्चियों को, उन महिलाओं को समय से न्याय मिले। पुलिस पर बहुत ब्लेम रहता है, पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जब इस तरह के मामले आते हैं। उस पर कभी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कभी स्थानीय प्रेशर होता है, कभी पुलिस जानबूझकर नहीं करती, बाद में वो घटना बड़ी हो जाती है, तो उस समय आपका रोल बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल, अभी मैं बताऊंगी आपको कि जिले स्तर पर मैंने अभी 2 सुनवाई की हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने आगरा में सुनवाई की थी और कल मैं मथुरा में सुनवाई करके आई हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर मुझे भी कहीं कुछ कमी नज़र आई तो वो यही थी कि महिलाओं को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता। और स्पेशली क्योंकि मैंने कल जब मैं मीटिंग ले रही थी तो वहाँ सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे यही कहा कि जो शहर में रहने वाली महिलाएं या जो अप्रोचफुल महिलाएं या जो हमारे जैसे परिवारों की महिलाएं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो वो कहीं भी जा सकती हैं या कहीं भी कोई सुना जा सकता है। लेकिन जो बिल्कुल निचले स्तर से महिलाएं आती हैं या ग्रामीण जगह से महिलाएं आती हैं, तो उनको ये लोग सच में सीरियसली नहीं लेते हैं। और इसके लिए कल मैंने स्पेशली वहाँ सब ऑफिसर से बात भी की और मैं उनको ये कहा भी कि आगे से मेरे पास कम से कम ये बात ना आए कि महिला थाने में बैठ के ये फ़ोन करे कि जी मैं बहन जी सुबह से बैठी हुई हूँ और मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। तो अभी 1-2 मामले कल मेरे पास मथुरा के थे कि जिसमें था कि एक
दाऊ जी के मंदिर के महंत थे, उनकी बेटी 5 महीने से नहीं मिल रही है। 5 महीने से ना मिलने का मतलब, उसको मैं ये भी नहीं कह सकती कि कहीं शासन या प्रशासन की कमी है, शासन की कमी नहीं है, क्योंकि प्रशासन में उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं ले रहा है, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो बेचारे खड़े थे, उसके पिताजी वहाँ रोने लगे कि 5 महीने से लड़की नहीं है। तो फिर मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा देखिए, कोई टाइम ऐसा भी था कि जब भैंस और कुत्ते भी गायब हो जाते थे तो 24 घंटे में बरामद कर लिए जाते थे खान की भैंस ढूंढी जाती थी, एक्चुअली। IPS अफसर तो मैंने कहा ये तो बच्ची की बात है, और बच्ची किसी की भी हो, बड़े आदमी की हो, छोटे आदमी की हो, किसी की भी हो, बच्ची तो बच्ची है। तो उस बाप का दर्द देखो, उस परिवार का दर्द देखो जिसकी बच्ची गई हुई है। उसे ये नहीं पता कि उसकी बच्ची को मार दिया गया है, उसको ये नहीं पता उसकी बच्ची को कहीं गलत हाथों में दे दिया गया है या क्या बात है। उसके बाद भी उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो मैंने कल 2 केस मेरे पास अपहरण के आए थे, बहुत सारे केस थे जिसमें घरेलू हिंसा के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो मैंने सबको स्ट्रिक्टली ये कहा है कि वो 1 हफ्ते में, मन का 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम तो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस केस को टाइम ज़्यादा हो गया। बाकी मुझे इसके आप मुझे अवगत कराएं कि इसमें क्या चल रहा है, सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं तो लापरवाही है थोड़ी। देखिए बिल्कुल आपने सही बात की, मेरी बात को से आपने अपनी बात को जोड़ा। तो ये इंडिया न्यूज के मंच पे बबीता चौहान सुनिश्चित करेंगी कि आने वाले टाइम में कम से कम पुलिस अधिकारी इस बात से डरें कि भाई बबीता चौहान का फोन आ जाएगा मेरे पास अगर हमने FIR नहीं लिखा। क्या महिलाओं को आप ये सुनिश्चित करेंगी कि बतौर महिला आयोग की अध्यक्ष की महिलाओं की बात सुनी जाएगी? जी बिल्कुल, 100%। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहती हूँ और मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ भी ये कह रही हूँ कि अगर कोई नहीं सुनता है तो उसके लिए उसका महिला आयोग उसके लिए है। दूसरा, मैंने कहा है सबसे कि महिला आयोग के दरवाजे महिलाओं के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे, और ये मेरा बिल्कुल पक्का वायदा है सबसे कि महिलाओं को जहाँ भी, जिस क्षेत्र में भी मेरी ज़रूरत होगी, और मुझे ये नहीं है कि मेरा प्रोटोकॉल वहाँ जाने का है या नहीं है, लेकिन मैं उस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि अब से पहले भी जो मैंने काम किए हैं वो संगठन में भी अगर काम किए, पार्टी में काम किए, तो मैंने इसी फील्ड में किए हैं। उससे पहले भी अगर समाज में सामाजिक संस्थाओं से जुड़ के काम किए हैं, तो मैं बहुत ऐसे तबके में काम किए हैं कि जहाँ लोगों को शायद अनुमान भी नहीं होगा कि यहाँ भी लोगों को ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो मैं बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझती हूँ और बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो मैंने सब महिलाओं का एक, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको शिक्षा में कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर दरवाज़ा महिलाओं के लिए खुला हुआ है। बस थोड़ी सी अगर कमी है तो उन महिलाओं या बच्चियों को, उनको प्रॉपर अप्रोच नहीं मिल पाती, और उस अप्रोच को मैं और मेरी टीम हम काम करेंगे कि हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि सरकार की कोई प्लेटफॉर्म आपने बनाया जहां महिलाएं बच्चियां आसानी से आप तक पहुंच जाएं? क्योंकि जो बात आपने प्रोटोकॉल वाली कही, ये राजनेताओं के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि प्रोटोकॉल नहीं है, वो मिल नहीं पाते, आपके दरवाजे तक पहुंच नहीं पाते। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, सरकार के बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो नहीं मिलते अपने कार्यकर्ताओं से, और आम आदमी तो छोड़ दीजिए। तो वो एक सिस्टम कैसे आप बनाएंगे कि कोई महिला जब चाहे वो बबीता चौहान का दरवाजा खटखटा दे और उसकी आवाज़ सुन ली जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे बंद रहते ही नहीं है, तो इसलिए खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्रोटोकॉल की अगर आप बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आगरा में मुझे अभी लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, और मैंने आगरा के नाम पे अभी तक प्रोटोकॉल नहीं लिया। सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि आगरा मेरा शहर है, और आगरा में भी लोगों को अगर मुझसे मिलने के लिए प्रोटोकॉल का सामना करना पड़ेगा तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आगरा में तो कम से कम नहीं ऐसा होना चाहिए। बाहर ये है कि बाहर फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि मेरा फील्ड ऐसा है कि जहाँ प्रोटोकॉल थोड़ा लेना भी पड़ता है, थोड़ी सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं महिलाओं को बहुत अच्छे से न्याय दिला पाऊँगी, और जहाँ भी मेरी कोशिश होगी, मैं जहाँ जो भी बात मुझ तक आएगी उसका बिल्कुल 100% जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं सब जगह बिल्कुल अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं, वो चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे जमीन हो, हर जगह, चाहे फोर्सेज हो, राजनीति हो, आधी आबादी की जो क्षमता है वो हर जगह दिखा रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारा समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को एक तरह से कहा जाए एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते, वो उनको अपने साथ अपने बराबर नहीं देखना चाहते। तो ये एक बड़ी समस्या है जो आपने बात कही कि महिलाओं की बात पहुंचती नहीं, और बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं जिसमें महिलाओं की बात पहुंचने नहीं दी जाती, और उसके पीछे राजनेताओं का और अफसरों का हाथ होता है। तो कम से कम ये चीज़ें मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में फिल्टर, आपने देवरिया की घटना देखा होगा कि 2 बच्चियां कैसे जा रही थी और 3 जो युवक थे, जो गुंडे थे, वो उनको किस तरह से सड़क पर दौड़ाने लगे। कार्रवाई की, सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन अभी भी
पुलिस की पेट्रोलिंग, जो बच्चियों का स्कूल है, कॉलेजेज है, जहां बच्चियां ज़्यादा रहती हैं, जहां रात में ज़्यादा आवागमन रहता है, इसको लेकर भी आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है जिससे अवेयरनेस कम से कम बढ़े? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो ये दर्द अभी तक महिलाएं झेल रही थीं, क्योंकि एक ये सच ये है कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं योग्य थी नहीं या महिलाएं योग्य नहीं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कोशिश थी कि महिलाओं को आगे आने ही नहीं दिया जाता था। महिलाएं नौकरी, ऐसा नहीं महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती थी, महिलाओं को नौकरी करने नहीं दी जाती थी। पर अब बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब थोड़े परिवार की भी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा पेरेंट्स का भी दिमाग थोड़ा खुल के बात करते हैं, और वो भी चाहते हैं, क्योंकि समाज में आप देखेंगे कि रोज़ डिवोर्स के मामले इतने आते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा इतनी हो रही है। तो जब तक बच्चियां अगर पढ़ेंगी और शिक्षित नहीं होंगी, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तो मुझे लगता है कि वो कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगी। अभी कितने केस ऐसे आते हैं जो मेरे को देख के दुख होता है कि 3-3, 4-4 बच्चे हैं और पति ने उनको छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं कि ऑफिशियली डिवोर्स दे दिया, वो अपनी मर्जी से किसी भी महिला के साथ रह रहा है जाके। तो ये बड़ी बहुत, उस वक्त जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही एक पीड़ा होती है अंदर से कि ये क्या है। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर बात करूं या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं कि महिलाओं को इतना फोकस करके सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो योजनाएं कहूँ जिसको मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को है, या कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है कि जो नीचे तक नहीं जा पा रही है और उसका लाभ उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। तो मैंने एक जो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, या महिलाओं को हम कैसे उनके अधिकारों से जिनसे वो वंचित हैं उनको दिलवा सकते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक योजना तैयार की है जो नीचे हम जाके ब्लॉक स्तर पे उसको पूरा करेंगे। तो उसके लिए जो मेरी टीम है, जो मेरी टीम के सदस्य भी हैं और मेरे उपाध्यक्ष भी हैं, मैंने उनको सबको डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो वो उसमें जाएंगे कि जैसे एक सदस्य तो उनको 3 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में वो ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी महिलाओं से संबंधित जो समस्या हैं, चाहे वो उनके अधिकार दिलाने की बात है, चाहे वो उनको सुरक्षा की दृष्टि से दिलाने की बात है, जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर उसको करेंगे वहाँ जाके। और उसके लिए मैं महीने में एक बार मॉनिटरिंग समझिए या मीटिंग समझिए, या हम आपस में डिस्कशन कि हम कैसे महिला आयोग को अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक दिन बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आप अगर काम करते हैं, कोई योजना लाते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो धरातल पर वो उतरता नहीं। बिल्कुल। अभी नवरात्र में ही मुख्यमंत्री जी ने, महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति का जो 5वां एपिसोड था उसको स्टार्ट किया, 5वां चरण जो था, और उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा, क्योंकि नवरात्र इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि जगत जननी का था, मातृशक्ति का वो जो सप्ताह होता उसमें उन्होंने उसका शुभारंभ किया। चाहे एंटी रोमियो की बात कर लें, उन्होंने अलग से जो फोर्सेस थे उसमें भी हर थाने पे उन्होंने महिलाओं की नियुक्ति की, महिला सिपाही, महिला दरोगा, जिले में महिलाओं की पोस्टिंग। अभी हम कानपुर देहात गए थे तो वहाँ 1-2 नहीं 35 विभागों में महिलाएं अधिकारी थी जी। उस पर बाकायदा हम लोगों ने शो किया था कि भाई मिशन शक्ति, एक जिले में इतनी महिला अफसर। तो वहाँ कम से कम जो आपस में कम्युनिकेशन गैप होता है वो नहीं होता, क्योंकि जब महिलाएं होती हैं तो दूसरी महिला से अपनी बात बहुत अच्छे से कह लेती है। इवन अगर पुरुष सामने है तो शायद वो उतनी अच्छे से बात ना रह पाए। तो जो आपने बात कही कि हर जिले में हर सदस्य को 3 जिले दिए गए हैं, तो इससे कम से कम बातें फिल्टर हो जाएगी। लेकिन फिर मैं आपसे वही बात कहूँगा कि अभी भी बहुत सारी जगहों पर जो शिकायतें आ रही हैं, तो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 2 जगह ऐसे जहां सबसे ज़्यादा केसेस महिलाओं के खिलाफ आते हैं। महिलाओं के खिलाफ एक तरह से जो अपराध होता है, महिलाओं के साथ जो अभद्रता होती है, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, सबसे ज़्यादा केसेस पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल से आते हैं। तो पूरब और पश्चिम दोनों को कैसे आप साधेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर देश होता तो दुनिया का 5वां 8वां देश, सबसे बड़ा देश होता, तो उसको कैसे, वो भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि टीम बहुत बड़ी नहीं है आपके पास। छोटी सी टीम में आपको पूरा उत्तर प्रदेश देखना है। देखिए, अभी जैसा आपने मिशन शक्ति की बात की, तो वाकई बहुत ही अच्छी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको उतारा। तो हमने जो किया उसमें मिशन शक्ति के साथ भी अपनी टीम को जोड़ा, और इवन 1-2 जगह मैं भी गई जहां मिशन शक्ति के तहत काम किए, जैसे महिला जेल का था या वन स्टॉप सेंटर थे, या जो भी था मैंने भी देखा। दूसरा, आपने कहा कि बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि अब मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा और सोचती हूँ कि मैं क्या और अच्छा कर सकती हूँ। तो इसके लिए जो मैंने अभी चुना है वो पूर्वांचल का मेरा नेक्स्ट दौरा है दिवाली के बाद। और पूर्वांचल में मैं आपको भरोसा ही दे सकती हूँ और कह सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वहाँ जाऊँगी और चीज़ों को देखूँगी और समझूंगी, तो मैं 100% वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट दूँगी, और मैं संभाल सकती हूँ चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास आइडियाज़ भी हैं और मेरे पास काम करने का तजुर्बा भी है।
तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आएंगी तो चाहे मुझे उसके लिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी जिसकी शायद कम लोगों को जानकारी है, कि हमारा कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट है, सब में एक 5 लोगों का एक वो बनाया जाता है, हाँ जी, एक टीम बनाई जाती है जो सिर्फ उसका यही काम है कि जो वहाँ जैसे महिला वर्कर है या महिलाएं जैसे किसी कार्यक्रम स्थल पे या कहीं कहीं भी हैं, तो जहाँ जो भी जिसका भी डिपार्टमेंट है, उस 5 लोगों की जो टीम है वो सिर्फ वहाँ ये मुआयना करने के लिए रहती है कि यहाँ की क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, और अगर गलत चल रही हैं तो उसमें उनका रोल ये रहता है कि उसको वो कैसे सही करें। तो मुझे लगता है या तो बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, और दूसरा बहुत सारी जगह ये टीम सक्रिय ही नहीं है, जैसा मैंने अभी नोटिस किया। तो मुझे लगा अगर वो टीम सक्रिय हो जाएगी तो शायद हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे हर चीज़ पे, हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट पे। तो मुझे लगता है कि मैं उस तरीके से एक बेसिक तरीके से काम करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अभी जैसे मैंने कल सब अधिकारियों की मीटिंग ली थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ जी हमने मीटिंग की और हमारा काम हुआ, हमने बैठक कर ली सबके। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुमने बैठक तो की है, लेकिन इस बैठक की जो कार्रवाई है, जो तुमने इस पे एजेंडा तैयार किया है, उसको तुम नीचे तक कैसे उतारोगे, उसकी योजना क्या है तुम्हारे पास? तब उन्होंने मुझे, वो कुछ योजना थी नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कार्रवाई ये किया था कि भाई हमें एक कॉरम पूरा करना है, कि हमें एक बैठक ली और हमें अपने अधिकारियों को दिखा देना है कि हमारी कागज़ पे ये बैठक हो गई। पर ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अभी तक ऐसे होता है। इसलिए मैंने उनसे ये पूछा कि आप मुझे ये योजना बताइए कि जो ये आपने बैठक की तैयारी, जो आपने बैठक ली, जो आपने इसमें अपने एजेंडा बनाए, जो आपने इसकी तैयारी की है, उसको आप नीचे तक धरातल तक कैसे उतारेंगे? धरातल पे भी उतारने के साथ साथ आप उस जगह तक इन चीज़ों को कैसे पहुंचाएंगे जहां तक उन लोगों को भी जानकारी नहीं है और उन लोगों के पास लोग पहुंचते भी नहीं हैं। तो थोड़ा उनको लगा ऐसा कि मुझे जवाब देना उनका थोड़ा गलत जगह कठिन पाला था। पड़ गया, हाँ, तो अफसरों को लगा। हाँ, तो फिर मैंने उनको उसके लिए भी रास्ते बताए। देखिए, यही बात मैं कह रहा था कि नीयत आपकी बहुत अच्छी हो, अगर नीयत आपकी अच्छी नहीं है, ग्राउंड पर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपकी नीति किसी काम की नहीं आने वाली, क्योंकि आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं है और आपकी नीयति भी अच्छी नहीं है। जो बात आपने कही कि कागजी आंकड़े, ये जो है सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं और इसी वजह से चीज़ें फेल होती हैं, योजनाएं फेल होती हैं, मंसूबा फेल होता है। तो बहुत सारे ज़िलों में आता है कि भाई 10 महिलाओं की शिकायत आई और हमने 10 में से 9 निस्तारित कर दिया और 1 पेंडिंग है। हकीकत अगर आप धरातल पर जाएंगे तो पता चलेगा कि उसमें 10 की 10 ही निस्तारित नहीं हुई हैं, 10 शिकायतें वैसे ही हैं। तो इसको भी सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है आपके सामने, कि जो बात आपने कही कि कागज़ पे तो उन्होंने कर लिया लेकिन धरातल पर नहीं हुआ, तो वो तब पता चलेगा जब आपकी टीम उस महिला के घर जाएगी। जी बिल्कुल। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, कल जो मेरी सुनवाई थी उसमें मेरे पास 33 एप्लीकेशन थी और मैं नहीं समझती कि 33 में से मैं शायद किसी एक को भी हल्के में ले पाऊँगी, कि उसमें इस तरह का कोई केस था कि जिसको मैं ये कह सकती हूँ ठीक है इसको बाद में देख लेना। परसों आगरा में थी, तो आगरा में मेरे पास 26 एप्लीकेशन थी, वहाँ भी वही उसी तरह की एप्लीकेशन थी। तो क्योंकि मैं महिलाओं हूँ तो महिलाओं का दर्द समझ सकती हूँ, और मैं कहती हूँ महिलाओं का दर्द मैं ही नहीं समझ सकती, हर महिला समझ सकती है, हर पुरुष भी समझ सकता है, क्योंकि हर घर में महिला है। अगर जब जिस पे बीतती है वो परिवार जानता है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या सही है या गलत है। वो अलग बात है कि उसका डोमिनेटिंग नेचर समझो या कुछ ऐसा कि महिलाओं को क्योंकि अभी थोड़ी उनकी वॉइस को आगे निकलने ही नहीं दिया जाता, तो वो इस बात को इग्नोर कर दें। तो मैंने कल भी यही आदेश दिए हैं और यहाँ जो थे यहाँ भी किया। मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते के अंदर सारी जितनी एप्लीकेशंस हैं इनको सबको रजिस्टर्ड कराने के बाद इन पे मुझे ये चाहिए कि आपने इस पर क्या काम किया और हम कहाँ तक पहुँचे, और ये जिम्मेदारी आपकी है। और ये स्ट्रिक्टली अगर मैं आपसे मिलूंगी 1 हफ्ते बाद तो आपको उसका रिजल्ट दूंगी कि जो ये मैंने सुनवाई की है, जितनी एप्लीकेशंस मेरे पास आई हैं, इन पर अभी तक क्या काम हुआ है। तो मैं उस लेवल का काम करना चाहती हूँ, ना कि मैंने जैसा अभी बताया कि मुझे कागज़ों पे नहीं कि मैंने एप्लीकेशन ले ली और वो दे दी और वो सीपी के पास पहुँच गई तो वो वहाँ रह गए। नहीं, वहाँ से आई, वो कैसे चली, किसके थ्रू चली, बाकायदा वो सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ जाएंगी और उनकी हर एप्लीकेशन को सुना जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा और उन पर काम किया जाएगा। ये मेरी योजना है। बिल्कुल, एक बार जोरदार ताली बता दीजिए बबीता जी के लिए कि कम से कम आगरा की हैं और ये महिलाओं के बारे में अच्छा सोचती हैं और एक बड़ा रोड प्लान तैयार कर रखा है। शायद उससे महिलाओं को आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें सुधरेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, पॉलिटिकल सवाल करते हैं। प्रियंका गांधी हैं, प्रियंका गांधी अभी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। आपकी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि वो जो उन्होंने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हैं, तो उन्होंने कहा वो तो बूढ़ी हैं। तो बड़ा विवाद चल रहा है उस पर आजकल। देखिए, वैसे तो सबका अपना अपना तरीका है। जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे नारे ऐसे होते हैं, पर मुझे लगता है कि
अब प्रियंका जी हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जिस परिवार से हम हैं कि अगर मेरे फादर डॉक्टर हैं तो बच्चे में डॉक्टर होने के गुण आए। वो अलग बात है कि अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनाने की उसे कोशिश की जाती है, भले ही चाहे उसको डोनेशन देके उसका एडमिशन कराया जाए। इसलिए की जाती है कि जब वो इतना बड़ा हम पीछे जो आडंबर खड़ा कर दिए होते हैं, चाहे वो राजनीतिक एक पूरा घेरा है, चाहे वो हम किसी जैसे प्रोफेशन डॉक्टर, मैंने इसलिए कहा डॉक्टर को, क्योंकि उनके लिए जो, क्योंकि विशेष रूप से अगर बच्चा डॉक्टर होगा तभी उसको चला पाएगा। बिजनेस का मैं इसलिए नहीं कहती कि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, बिजनेस को हम सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ाते हैं और सीढ़ी दर सीढ़ी उस पर चढ़ते हैं। तो उसमें अगर बच्चे हमारे इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित रूप से वो आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, उस प्रणाली में चलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम सबको एक ही चीज़ से देखें या कहीं एक नज़रिए से दौड़ा के देखें, तो मुझे तो नहीं लगता। खैर, सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश यादव खड़ा करते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, अपराध पर, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर, सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश यादव खड़ा करते हैं। जी बिल्कुल, वो विपक्ष के नेता हैं तो वो देख सकते हैं कि क्योंकि उनको सिर्फ कमियां ही ढूंढनी है, ये उनका अधिकार है कि वो कमियां ढूंढें। लेकिन उससे पहले मैं इतना जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, अच्छी बात है कि कमियां ढूंढें और वो कमियां बताएं, लेकिन उससे पहले वो ये देखें कि उनकी सरकार में क्या हुआ था या और जो पहले सरकारें रही थी उनमें क्या रहा था, और अब की व्यवस्था देखें और तब की व्यवस्था देखें। अरे कुछ नहीं है तो एक पब्लिकली एक सर्वे कराएं वो, और फिर महिलाओं को खड़ा करें, महिलाओं से बात करें कि वो तब ज़्यादा सुरक्षित थी या अब ज़्यादा सुरक्षित। तो कहते हैं कि बीजेपी गुंडे पालती है, दंगे कराती है, जो है रेप कराती है, अपराध कराती है, तो पूरा बीजेपी के ऊपर थोप देते हैं। वो 1000 महिलाओं को खड़ा करें और 1000 में से ये देखें कि कितनी बीजेपी के पक्ष में है और कितनी समाजवादी के पक्ष में है, तब उनको अपना सारा पता हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज की डेट में भी आप देख लीजिए, अगर महिला संगठन की भी बात करूंगी मैं महिला संगठन की आयोग से हटके इसलिए बात करी क्योंकि अब से पहले मैं महिला संगठन में ही जुड़ी हुई थी। महिला संगठन की भी बात करें तो उनके संगठन देखिए और आप बीजेपी के संगठन देखिए। बीजेपी में आज महिलाओं की उतनी ही मारामारी है जितनी पुरुषों की बीजेपी में होगी। अगर महिलाओं की मेंबरशिप के हिसाब से भी अगर बीजेपी को देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक संगठन है जिसमें महिलाएं सदस्य हैं आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का विश्वास तो है ना, कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षित तो अपने आप को फील करती है ना। इंडिया न्यूज के मंच से महिलाओं को क्या कहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के, चूंकि आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो बबीता चौहान की तरफ से उनको क्या वादा किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में उनके लिए कौन सा मार्ग प्रशस्त होगा, उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी, क्या होगा आगे, उनके लिए क्या एक संदेश देंगे हमारे मंच से, इंडिया न्यूज के मंच से? जी बिल्कुल, मैं इंडिया न्यूज़ के मंच से कहना चाहूँगी कि महिलाएं अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना समझें, अपनी आवाज़ को बिल्कुल ना दबाएं, अपनी प्रतिभा को बिल्कुल ना दबाएं, और जो माताएं हैं उनसे कहूँगी कि बच्चियों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएं। और अब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हिंदुस्तान बदल चुका है, बदल रहा है, और ये महिलाओं का दौर आने वाला है, ये भी निश्चित है। लेकिन दौर आने वाला है, उसके लिए महिलाओं को खुद को भी तैयार रखना होगा कि हम उस दौर में अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, या हम अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है या हम किसी उसमें जाते हैं तो हम वहाँ भी कैसे उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। पर यह भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिलाएं पुरुषों से बहुत अधिक जिम्मेदार होती हैं उनके पास, क्योंकि हमारा एक कहना चाहिए हमारी संस्कृति ऐसी है कि जब महिलाओं को काम करने की बात आती है, महिलाएं डिक्टेटर भी होती हैं सबसे ज्यादा, डिक्टेटर होती हैं, इसीलिए वो सारी चीज़ों को आसानी से निकाल के ले जाती हैं। आप देखिएगा कि एक महिला है, अगर मैं अपने घर की बात करूं तो जब मैं पूरा दिन बाहर रहती हूं लेकिन मैं आके घर भी देखती हूं, मैं अपने पेड़ पौधे भी देखती हूं कि मेरे घर में क्या चल रहा है, राइट। और शायद जितेंद्र जी बैठे हुए हैं तो वो आए, बाहर से आए, ठीक है भाई अपना सब ठीक ठाक है, छुट्टी कोई मतलब नहीं होता। तो अगर डिक्टेटरशिप नहीं होगी तो घर में भी जो काम वाले काम कर रहे हैं तो उनको भी अगर निर्देश नहीं दिया जाएगा तो उनको भी नहीं पता चलता कि हमें क्या काम करना है तो उनको भी नहीं पता चलता कि क्या चल रहा है घर में। तो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप तो रखनी पड़ती है हर चीज के लिए, वो चाहे लीजिए जितने पुरुष बैठे हैं, वो चाहे अपनी जिम्मेदारी से संबंधित हो, चाहे वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो अपने हक के लिए हो। महिलाओं को अपने हक के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती है, ये सब मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। कि आप भी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष भी, देखिए आपके बैठी हैं, वो भी मुस्कुरा रही हैं। हाँ तो वो भी तो इसी कैटेगरी में। निकिता सरीन भी बगल में बैठी हैं, तो ये लोग भी तो मुझे लगता है कि दोनों मेरी बात से तो एग्री होंगी, क्योंकि भाई लोग तो ताली बजा नहीं रहे, आप ही लोग बजा दो, इससे तो अच्छा सब लोग बजा दीजिए। तो बस एक ही बात मैं कहूंगा, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और महिलाओं के लिए बबीता चौहान जी ने बात की, तो जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इंडिया न्यूज के मंच पर अपना समय दिया और बेबाक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बबीता जी, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर रहें, अजीत जी मोमेंटो देकर बबीता जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा ऑडियंस से आप लोग बजाएं।
तो बबीता जी ने बड़े बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखी, किस तरह वो काम कर रही हैं आगरा के विकास को लेकर, लोगों को लेकर, और किस तरह लोगों के लिए हमेशा महिलाओं के लिए वो खड़ी रहती हैं, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात को रखा है। जोरदार तालियां बबीता जी के लिए।